क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर यहाँ पर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए इस वीडियो में आज लेकर आई हूँ ना, ये 100% आने वाला है। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 70 नंबर तक का स्कोर अपना बनाना, तो 100% मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि आपने यदि इस क्लास को पूरी अटेंड की और एक भी प्रश्न आपने यहाँ पर मिस नहीं किया, तो समझ लीजिए आप 75 नंबर में से 70 नंबर तक का अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए सारे प्रश्न को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यदि एक भी प्रश्न आपका छूटा तो वो आप पे भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो गलती बिल्कुल आप ना करें इस तरह की। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कि कांजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो जो कांजी हौज का चौकीदार था वो लालटेन लेकर क्यों आता था? किस लिए आता था? खाना देने के लिए, कि पानी देने के लिए, मारने के लिए, कि हाजिरी लेने के लिए? तो कांजी हौज का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर इसलिए आता था हाजिरी लेने के लिए। किस लिए? हाजिरी लेने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, कितने भेद माने गए हैं? 2। कौन कौन से? देखिए नाम भी याद रखने जरूरी है। यदि नाम पूछ लिए जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए श्रव्य काव्य, नंबर 1 श्रव्य काव्य, नंबर 2 है दृश्य काव्य। ठीक है, यहाँ पर मैं श्रव्य का गलती से गलत लिख दिया, ये इस तरह करें श्रव्य काव्य। ठीक है, तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2। तीसरा देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के प्रति प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो इसका आंसर है आपका मेरा आंचल। ठीक है, चौथा देखिए वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या रहेगा? पृथ्वीराज रासो। पांचवा देखिए विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैदी और कोकिला रचना है। तो कैदी और कोकिला रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। एक भी सही विकल्प आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना है। क्या बनाना चाहते थे? वो एक विदुषी बनाना चाहते थे उनको। दूसरा देखिए नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तीसरा देखिए छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है तुक। क्या कहलाती है? तुक। चौथा देखिए अनंत का विलोम खालिस्तान है। अनंत का क्या रहेगा? अंत। विलोम क्या बनेगा? अंत। कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहता है। तो किसमें? ब्रज गोकुल में। ठीक है, कवि रसखान बार बार कहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज गोकुल में। अर्थ अलंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। तो अर्थ के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरा देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो ये आपकी असत्य है। ठीक। दूसरा, उमा का विवाह शंकर से हो गया था। ये भी असत्य है। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव रति है। ये भी असत्य है, क्योंकि रति किसका है? श्रृंगार रस का है। करुण का क्या बनेगा? शोक बनेगा। भूपति में ती उपसर्ग है। तो ये असत्य। भूपति में आगे ये तो पीछे का, ये तो प्रत्यय बन गए और प्रत्यय भी नहीं है, ये आपका जब भी गलत है। ठीक है, इसमें भू क्या है? उपसर्ग रहेगा और पति प्रत्यय रहेगा। तो भू धन पति, भूपति। चलिए सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि
प्रकृति के प्रेमी कवि थे, तो ये आपका सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो ये आपका असत्य। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक भी प्रश्न बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली है कबीरदास की जोड़ी है, बहा आडम्बरों का विरोध करते हैं ये। काव्य रसात्मक काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये परिभाषा किसने दी? आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की। ठीक है, परिभाषा दी है। असु का तद्भव आंसू, असु का तद्भव क्या बनेगा? आंसू। हरिशंकर परसाई क्या है? प्रेमचंद्र के फटे जूते। माता पिता में है द्वंद्व समास। और बागलकोट क्या है? कर्नाटक का छोटा करबा। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक, चलिए हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, छंद शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। दूसरा, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो समाज में औरतों की दिशा और उनके अधिकार पर। चलिए तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समाज में औरतों की दिशा और उनके अधिकार पर। ठीक है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4, याद रखिएगा। ठीक है, कितने? 4। नाम भी सुन लीजिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। ठीक है, तो ये 4 उपमा अलंकार के अंग होते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, उन्होंने क्या मन्नत मांगी थी? पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? तो गांव में शहरी मेहमान की तरह मेघ आए हैं। कौन आए हैं? मेघ, सज धज कर। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सालिम अली वर्ड वाचर के नाम से जाने जाते हैं। वर्ड वाचर के नाम से। ठीक, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां, सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मानसरोवर के कवि कबीरदास का क्या आशय है? लिखिए। कोयल की कुक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? लिखिए। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, चलिए छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। इसके बाद में आप देखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गद्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने हैं। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद्र अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 2 बेलों की कथा पाठ के आधार पर लिखने। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लिखिए। संधि और समास में अंतर बताने। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है? ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 19वां। योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद 21वां, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश से
को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क की मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और ये आपका 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर सेट भी बता दिया है। इस तरह के आपको हम 4 से 6 तरह का सेट प्रोवाइड करवा देंगे। वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं, तो कंप्लीट आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।